नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो बात की जाए, निरंतर विश्व इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत जो फ्रांस का सम्राट है नेपोलियन तृतीय, उसकी विदेश नीति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। विदेश नीति की अगर चर्चा की जाए तो पिछली क्लास में हमने बात की थी इटली के बारे में, उसकी विदेश नीति की। मूलतः हमने जो नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति को दो भागों में विभाजित किया था। एक तो जो 1852 ईस्वी से लेकर 60 ईस्वी तक, उसको हमने पढ़ लिया है, और एक दूसरा पार्ट जो इसका रहता है, दूसरा चरण रहता है 1860 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी। तो आज दूसरे चरण में हम इसकी जो विदेश नीति को पढ़ेंगे। अगर दोनों चरणों की बात की जाए तो प्रथम चरण इसका सफल रहता है और द्वितीय चरण इसका क्या रहता है, असफल रहता है। पिछले की क्लास में अगर बात की जाए इटली के संबंध में, जो विदेश नीति के बारे में हमने उल्लेख किया था, इटली के संबंध में किस तरीके से जो इटली के एकीकरण में इसकी भूमिका रहती है, और इटली यानी जो सार्डिया के नेतृत्व में जो इटली का एकीकरण होता है, सार्डिनिया और जब ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध होता है, तो सार्डिनिया की तरफ से जो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध लड़ा जाता है फ्रांस की सेना के द्वारा। इससे जो फ्रांस के रोमन कैथोलिक है वो धर्मावलंबी काफ़ी नाराज हो जाते हैं, और इसके पश्चात जो बात की जाए आगे, उसके द्वारा जो विदेश नीति अपनाई जाती है वो उसकी असफल ही मानी जाती है 1860 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी में। इसी दौरान आज बात करने वाले हैं पोलैंड के विरुद्ध इसकी जो विदेश नीति होती है, पोलैंड के प्रति जो इसकी विदेश नीति किस तरीके से अपनाई जाती है, इसके द्वारा अगर बात की जाए तो पोलैंड की बात की जाए, यूरोपीय महाद्वीप का ये देश है, और उस पर पहले बात की जाए तो रूस का अधिकार इस क्षेत्र पे था। ठीक है, तो रूस के विरुद्ध जो पोलैंड के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है। इस विद्रोह में आज हम इसकी भूमिका के बारे में बात करेंगे, फ्रांस की भूमिका क्या रहती है। ठीक है, तो विद्रोह के दौरान जैसे पोल विद्रोह भी कहा जाता है, इसका उल्लेख हमने जिसके तहत अगर बात की जाए जर्मनी के एकीकरण के तहत भी इसका उल्लेख हमने पढ़ा था, किया था, इसका उल्लेख भी किया था हमने बात की जाए तो ये 1863 ईस्वी की बात है। द्वितीय चरण इसका शुरू होता है 1860 ईस्वी से 70 ईस्वी। 1863 ईस्वी में जो पोलैंड के लोगों के द्वारा जो क्या कर दिया जाता है, रूस के विरुद्ध जो विद्रोह कर दिया जाता है, और रूस की अधीनता और उसका जो बात की जाए हस्तक्षेप स्वीकार करने से मना कर दिया जाता है, और उसी दौरान रूस के द्वारा इनके ऊपर जो सैन्य कार्रवाई की जाती है। अब 1863 ईस्वी में जो बात की जाए, रूस का शासन, पोलैंड में पहले रूस का शासन था, उसके विरुद्ध जो विद्रोह कर दिया जाता है पोलैंड के लोगों के द्वारा। ठीक है, अब इस विद्रोह के दौरान पोलैंड के लोगों को ये उम्मीद थी कि फ्रांस का जो सम्राट नेपोलियन तृतीय वह उनकी सहायता करेगा अगर बात की जाए। और अगर फ्रांस की जनता की भावनाओं को देखा जाए तो फ्रांस की जनता भी यही चाहती थी कि फ्रांस की तरफ से जो क्या होनी चाहिए, पोलैंड की सहायता होनी चाहिए। यही बात, क्योंकि नेपोलियन तृतीय अपने आप को जो राष्ट्रीयता का समर्थक मानता था। ठीक है, राष्ट्रीयता, और इस राष्ट्रीयता के आदर्शों को अपनाते हुए पोलैंड के लोगों के द्वारा क्या कर दिया जाता था, रूस के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाता है। तो इस समय उनको उम्मीद थी कि जो फ्रांस की तरफ से उन्हें सैन्य सहायता प्राप्त होगी, लेकिन यहाँ नेपोलियन तृतीय के द्वारा जो अलग ही निर्णय लिया जाता है, जिससे कुछ फ्रांस के लोग भी उसके क्या हो जाते हैं, विरुद्ध हो जाते हैं। जब ये पोलैंड का विद्रोह होता है, उसी वक्त जो मेक्सिको का क्षेत्र फ्रांस के हाथ से निकल जाता है, उस मेक्सिको के क्षेत्र में जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित मेक्सिको देश है, उस पे अधिकार करने पे इसका पूरा ध्यान केंद्रित रहता है, और नेपोलियन तृतीय के द्वारा सिर्फ उसी पे ध्यान दिया जाता है। अब इस पोलैंड विद्रोह के दौरान जनता की सहानुभूति तो पोलैंड के लोगों के साथ थी, लेकिन नेपोलियन तृतीय अभी इनकी सहायता नहीं करना चाहता था। उसी दौरान जो बात की जाए तो एक ये भी बड़ी समस्या थी अंतर्राष्ट्रीय जो इसकी विदेश नीति के तहत, कि पोलैंड की अगर ये सहायता करेगा तो रूस इसका क्या हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा। वैसे भी हम देखते हैं कि इसके जो रूस के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। जो जार निकोलस होता है वह पहले से ही जो नेपोलियन तृतीय के सम्राट बनने पर नाराज हो जाता है। ठीक है,
रूस के साथ इसके संबंध बिगड़ सकते हैं। उसके अलावा जो प्रशा है, प्रशा के साथ भी इसके संबंध बिगड़ सकते हैं और उसमें टकराव हो सकता है, और ऑस्ट्रिया के साथ भी संबंध बिगड़ने की जो संभावना थी। इसी वजह से ये इसकी पोलैंड में अगर ये हस्तक्षेप करता तो इसके तीनों देश शत्रु बन जाते, जिसके तहत रूस भी बन जाता, ऑस्ट्रिया भी बन जाता और प्रशा भी बन जाता। तो उन परिस्थितियों में इसके द्वारा जो सहायता न करने का जो फैसला लिया जाता है, लेकिन उसके लिए उसके द्वारा जो दिखावा करते हुए अगर बात की जाए, ठीक है, रूस का जो जार निकोलस है उसको दिखावे के रूप में 2 लेटर भेजे जाते हैं, 2 पत्र, विरोध पत्र भेजे जाते हैं पोलैंड विद्रोह का दमन करने के विरुद्ध में अगर बात की जाए तो वो 2 पत्र भेजे जाते हैं फ्रांस की जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, और इसका अगर बात की जाए किसी तरीके से जो विरोध नहीं किया जाता है, और रूस का जो जार है निकोलस उस पर किसी तरह का प्रभाव नहीं होता है। उसके द्वारा जो पत्र भेजे जाते हैं उसके द्वारा किसी तरह से परवाह नहीं की जाती है, और इस पोलैंड के विद्रोह को निर्दयतापूर्वक जो कुचल दिया जाता है, किसके द्वारा? रूस के द्वारा निर्दयतापूर्वक कुचल दिया जाता है। ठीक है, ये पोलैंड के विद्रोह कुचल दिया जाता है। यहाँ जो तटस्थता की नीति मूलतः तुम देखोगे तो उसके द्वारा अपनाई जाती है, और जब रूस के द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया जाता है तो रूस की शत्रुता भी किसके साथ हो जाती है? फ्रांस के साथ हो जाती है। फ्रांस का हस्तक्षेप भी नहीं होता है पोलैंड विद्रोह में, फिर भी जो रूस इसका क्या बन जाता है? कट्टर शत्रु बन जाता है, और फ्रांस की साख में जो और प्रतिष्ठा उसमें भी गिरावट आ जाती है, फ्रांस की प्रतिष्ठा और साख भी गिर जाती है। तो इस तरीके से पोलैंड विद्रोह के दौरान जो बात की जाए, नेपोलियन तृतीय के द्वारा जो ये विदेश नीति अपनाई जाती है, और इस विद्रोह में उसके द्वारा बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं किया, तटस्थता की नीति उसके द्वारा अपनाई जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बात की जाए तो हमने जो नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति के तहत द्वितीय चरण को शुरू किया है, उसके तहत आज हमने हालांकि चैप्टर थोड़ा छोटा ही ले लिया। टॉपिक अगर बात की जाए तो सिर्फ पोलैंड विद्रोह को ही पढ़ रहे हैं हम, अगर आज की क्लास में ये थोड़ा अपना छोटा ही चैप्टर रहेगा। तो पोलैंड विद्रोह के दौरान हमने जाना कि जब रूस के विरुद्ध में जो पोलैंड विद्रोह किया जाता है 1863 ईस्वी, पोलैंड भी यूरोपीय महाद्वीप का एक देश है वर्तमान समय में तुम देखोगे, तो पहले इस पे जो बात की जाए शासन किसका था? रूस का शासन था। अब रूस के विरुद्ध जो पोलैंड के द्वारा क्या कर दिया जाता है? पोलैंड की जनता के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है, और पोलैंड की जनता को ये उम्मीद थी कि फ्रांस के द्वारा उनकी सैन्य सहायता की जाएगी, और नेपोलियन तृतीय से भी उनको उम्मीद थी, क्योंकि नेपोलियन तृतीय खुद राष्ट्रवाद का समर्थक था, और ये राष्ट्रवाद के जो आदर्श पे ही चलते हुए इनके द्वारा क्या किया जाता है? रूस के विरुद्ध जो विद्रोह कर दिया जाता है। लेकिन इन परिस्थितियों में हम देखते हैं कि नेपोलियन तृतीय के द्वारा जो क्या किया जाता है? तटस्थता की नीति अपनाई जाती है, और उसकी सहायता नहीं की जाती है। किसकी? पोलैंड की सहायता बिल्कुल नहीं की जाती है। उस वक्त जो मेक्सिको का क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका में स्थित, उस पर जो अधिकार करने पे पूरी ताकत इसके द्वारा लगा दी जाती है। किसके द्वारा? नेपोलियन तृतीय के द्वारा लगा दी जाती है। ठीक है, और एक इसके पीछे एक कारण ये भी था कि ये जो फ्रांस है पोलैंड विद्रोह में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा था? अगर पोलैंड विद्रोह में हस्तक्षेप किया जाए तो उससे क्या होगा? रूस से इसकी शत्रुता हो जाएगी, प्रशा से इसकी शत्रुता हो जाएगी, और उसके अलावा बात की जाए तो ऑस्ट्रिया से भी इसकी शत्रुता हो जाएगी। लेकिन जनता, फ्रांस की जनता की अगर बात की जाए तो फ्रांस की जनता किसके पक्ष में थी? पोलैंड के पक्ष में थी, और फ्रांस की जनता ये चाहती थी कि इस विद्रोह के दौरान जो पोलैंड की सैन्य सहायता फ्रांस के द्वारा की जाए। लेकिन जन भावनाओं का भी ख्याल रखते हुए इसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो जार निकोलस है उसको 2 बार पत्र लिखकर भेजा जाता है, विरोध पत्र लिखकर भेजा जाता है, और जिसका उस पर जार निकोलस पे किसी तरह का प्रभाव नहीं होता है। और उसके द्वारा जो बात की जाए, जार निकोलस के द्वारा जो बड़ी ही निर्दयतापूर्वक जो क्या कर दिया जाता है? इस विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। और इस विद्रोह का दमन करने के पश्चात इसकी नीति अगर बात की जाए, तटस्थ रहते हुए भी इसके जो नेपोलियन तृतीय की जो शत्रुता किसके साथ हो जाती है? फ्रांस के साथ शत्रुता हो जाती है, और इससे बात की जाए फ्रांस की प्रतिष्ठा को भी काफ़ी ठेस पहुंचती है। इससे फ्रांस की प्रतिष्ठा और साख भी काफ़ी गिर जाती है। तो ये था पोलैंड का विद्रोह। पोलैंड का विद्रोह। बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो।
आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और आपके जो एग्ज़ाम का समय भी काफ़ी नज़दीक है और मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आप निरंतर अपने जो अध्ययन को जारी रखें और सुचारू रखें। उसी दौरान अगर बात की जाए तो इस अध्ययन को आप जारी रखें, ये बात यही कह रहा हूँ मैं। और आपके जल्दी ही एग्ज़ाम हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो तुरंत ही जो आपकी तिथि को घोषित कर दिया जाएगा, हो सकता है जुलाई अंत तक या जो अगस्त की शुरुआत तक बात की जाए तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, ठीक है। और किसी तरह की समस्या और शंका तो आप शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बता सकते हो, मुझसे अवगत करा सकते हो। और अध्ययन अध्यापन से संबंधित आपकी किसी तरह की राय सुझाव या डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।